तो ऐसे ही आज के इस सुविचार से हम आज अपने दिन की शुरुआत करेंगे। चलिए तो दिन की शुरुआत करते हैं। आज अपना टॉपिक ले लेते हैं। टॉपिक ले लेते हैं। टॉपिक है हमारा थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है और मैं संतोष सर आपके बीच थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत लेके आया हूं। अभी तक हमने बुद्धि क्या है और बुद्धि का क्या महत्व है, बुद्धि की क्या भूमिका है और बुद्धि के कितने प्रकार हैं, बुद्धि के बारे में कौन कौन से लोगों ने परिभाषाएं दी हुई हैं, इन सब के बारे में हमने जान लिया हुआ है। अब यहाँ से जो है और हमने बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि का वो ग्राफ कैसा है, ये सब के बारे में हमने जान लिया हुआ है। तो हम यहाँ से बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि उस पर भी प्रश्न आते हैं, उस पर भी प्रश्न आते हैं, थोड़े अलग अलग तरीके से प्रश्न आते हैं, तो हम उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। और चर्चा करने के बाद, जैसे मैं कल आपको समझा रहा था, जब मैं बुद्धि लब्धि बता रहा था, तो उस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उस प्रकार के प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न मैथ में आ सकते हैं, वो प्रश्न जो है वो साइंस में आ सकते हैं, वो प्रश्न मैथ में आ सकते हैं, साइंस में आ सकते हैं। जो मैंने कल प्रश्न बताया हुआ था आईक्यू लेवल का, तो आईक्यू लेवल का वो प्रश्न आपको समझाने के लिए, बताने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और ऐसे ऐसे जो है वो देखने पड़ेंगे। चलिए तो दिन की शुरुआत करते हैं। हम जो है अपना आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए तो सीधे बोर्ड वर्क करेंगे हम, ज्यादा समय ना लेते हुए बोर्ड वर्क करेंगे। सबसे पहले तो जो है हमने जो पढ़ लिया हुआ था, पढ़ने के आगे हम चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, हम उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, कि दो चीज जो है वह बहुत अहम भूमिका निभाती है। दो चीज किसी को भी, मतलब अगर हमारा जीवन है, उस जीवन को प्रभावित करने के मेन दो ही कारण होते हैं, मेन दो कारण होते हैं। उसी दो कारण में आप चाहे जितना बना लो बना सकते हो। तो मेन दो कारण क्या होते हैं, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताएं, वो मेन दो कारण क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कार्य समझ रहे हैं। तब तक आप लोग हमको चैट में बताइए, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम इसके बारे में थोड़ा पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम सिद्धांतों पर आएंगे। तब तक आप हमको बताइए बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक मेन दो कौन से हैं, मेन दो कौन से हैं, मेन दो कौन से हैं। ओके चलिए, तो मेन दो कौन से हैं। गुड मॉर्निंग। देखिए प्रश्न का जवाब तक नहीं आता, आप लोग प्रश्न का जवाब तक नहीं देते हैं। इतने में तो क्विक हो जाना चाहिए, प्रश्न का जवाब आ जाना चाहिए आपके। दो कारक होते हैं, वो दो कारक क्या हो सकते हैं, दो कारक होते हैं, वो दो कारक क्या हो सकते हैं। टोटल स्पून फीडिंग की तरह से ना पढ़िए आप लोग, स्पून फीडिंग की तरह से ना पढ़िए कि हम पूरा का पूरा स्पून फीडिंग कराएंगे। और जो जवाब नहीं देगा हम जो है उसको प्लीज हम खुद ही उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, अगर वो जवाब नहीं देगा तो। प्रश्न पूछने पर अगर जवाब नहीं देगा, प्रश्न अगर पूछने पर वो जवाब नहीं देगा, हम उसको खुद को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो प्रश्न का जवाब दीजिए। 20 लोग हैं, 20 लोगों में से तो कम से कम 10 लोगों के जवाब आने चाहिए। पहले आप जवाब देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्या हो सकते हैं वो दो कारक, क्या हो सकते हैं वो दो कारक, वो दो कारक क्या हो सकते हैं, वो दो कारक क्या हो सकते हैं, वो दो कारक क्या हो सकते हैं। चलिए तो दिनेश, सतपाल, जगदीश, श्रेणीदान, आप दोनों, आप सभी लोग जो है वो ठीक है। दो कारक, वो मेन दो ही कारक होते हैं, एक होता है हेरिडिटी और दूसरा होता है जो है वो वातावरण। यानी एक हेरिडिटी है और एक एनवायरमेंट है, एक वंशानुक्रम है और दूसरा वातावरण है, एक वंशानुक्रम है और दूसरा वातावरण है। यही दो मेन कारक होते हैं, ये दो मेन कारक होते हैं। वातावरण में सब कुछ आ जाती है, वातावरण में सब कुछ आ जाता है, खान पान, रहन सहन, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये सब कुछ वातावरण के अंतर्गत आता है। और वही जो हम हेरिडिटी की बात करते हैं, तो हेरिडिटी में वो सब कुछ आ जाता है, उसका जीन आ जाता है, उसका जो है वह आनुवंशिकता आ जाता है, उसका प्री नेटल और उसके अंदर की सारी चीजें वो सब उसके अंदर आ जाती है। तो दो ही मेन कारक जो होते हैं वो दो ही होते हैं, दो मेन कारक है, एक हेरिडिटी और दूसरा वंशानुक्रम है। किसी भी चीज को प्रभावित करने के लिए, चाहे वह लर्निंग को प्रभावित करना हो, चाहे वह जो है बुद्धि को प्रभावित करना हो, चाहे वह संज्ञान को प्रभावित करना हो, चाहे उसके समाज को प्रभावित करना हो, चाहे किसी भी बच्चे का किसी जो है विकास और वृद्धि अगर करानी है, तो उसमें ये दो ही कारक मेन होते हैं।
अब उन दो कारकों के अंदर हम जो है अलग अलग रूपों में उसको समझते हैं, अलग अलग रूपों में समझते हैं, उसके अलावा हम समझते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक भी मेन दो हैं। चलिए दोनों को बात कर लेते हैं, वृद्धि और मतलब वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दो है, एक है क्या इस प्रभावित करने वाले कारक, कारक जो है वो दो है, दो है। तो एक है, एक को कहेंगे क्या, एक को कहेंगे वंशानुक्रम और दूसरे को कहेंगे वातावरण। एक को कहेंगे वंशानुक्रम, एक को कहेंगे वंशानुक्रम और दूसरे को कहेंगे वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण को समझ लेते हैं। तो पहले हम सबसे पहले वंशानुक्रम को समझेंगे। वंशानुक्रम में बुद्धि को कैसे प्रभावित होगी, बुद्धि कैसे प्रभावित होगी। तो जब हम वंशानुक्रम पढ़ रहे थे, वंशानुक्रम हम पढ़ रहे थे, तो वंशानुक्रम में हमने बताया हुआ था कुछ, वंशानुक्रम ने बताया हुआ था। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ था कि वंशानुक्रम जो कैसे होता है, उसमें बच्चे कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, जीन जो है वो किस तरह से बनते हैं, और जीन बनने के बाद बच्चे कैसे होते हैं। वो दो प्रकार की बात जो हमने मेन बताई हुई थी। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं, वंशानुक्रम जो है वह प्रमुख होता है। ये बुद्धि के विकास करने में, बुद्धि के विकास करने में वंशानुक्रम का रोल जो है वो प्रमुख होता है। यह प्रमुख होता है, और जो वातावरण वो गौण होता है बुद्धि के, खास बुद्धि के विकास में। खास बुद्धि के विकास में बुद्धि कहा जाता है कि जन्मजात योग्यता होती है, बुद्धि कहा जाता है जन्मजात योग्यता होती है। तो जन्मजात योग्यता होती है, इसका मतलब वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम यहाँ पे प्रमुख माना जाएगा। क्या माना जाएगा, यह प्राइमरी, प्राइमरी जो है इफेक्ट माना जाएगा। वंशानुक्रम प्राइमरी इफेक्ट या प्राथमिक प्रभाव माना जाएगा। वंशानुक्रम प्राथमिक प्रभाव माना जाता है। अब हम इसको और विस्तार में समझेंगे थोड़ा सा। इसको प्राथमिक प्रभाव माना जाता है और इसको गौण या द्वितीय प्रभाव माना जाता है। इसको गौण या द्वितीय प्रभाव, इसको गौण या द्वितीय प्रभाव, इसका जो है वह गौण या द्वितीय प्रभाव होता है। किसका, वातावरण का। वातावरण का प्रभाव जो है वह पड़ता है बट बहुत कम होता है। पड़ता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है बट कम होता है। मैंने कल मैं जब बुद्धि पढ़ा रहा था तो मैंने बताया हुआ था, अगर किसी की बुद्धि, अगर किसी की बुद्धि 100 है, किसी का आईक्यू 100 है, आईक्यू उसका 100 है, तो ये आईक्यू जो है 100 तो वो लेके आया है कहां से, यह जन्म से, अपने वंशानुक्रम से 100 लेके आया हुआ, वंशानुक्रम से 100 लेके आया हुआ है, वही उसकी है, मतलब उसकी हेरिडिटी के आधार पर उसका 100 है, यानी जन्मजात उसकी आईक्यू 100 है। बट यह आईक्यू जो है यह घट भी सकती है, यह डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। यानी इससे जो है यह ऊपर भी जा सकती है, यह ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। यह 110 भी हो सकती है और यह 90 भी हो सकती है। यह 110 भी हो सकती है और 90 भी हो सकती है, बस इतना ही हो सकती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। बहुत थोड़े का फर्क होता है। 110 तक पहुंच सकती है बहुत लंबा खींचने पर, नहीं तो क्या होगा, 105 हो सकता है, 108 हो सकता है, 110 तक पहुंच सकती है। यहाँ पे यह जो है 95 हो सकती है, 91 हो सकती है, 92 हो सकती है, इतना भी नीचे नहीं आएगी, इतना भी नीचे आएगी नहीं आएगी, बट आती है, आती है। उसका फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। बुद्धि का प्रभाव जो है, बुद्धि पर प्रभाव वातावरण का पड़ता है बट वो थोड़ा पड़ता है, थोड़ा पड़ता है। जिसमें मैंने कल बताया था, इसका एक एग्जांपल बताया था कि एक रबर है, रबर को हम जब तानेंगे तो जितनी उसकी क्षमता रहेगी उतनी ही तनेगा। वातावरण वो रबर है, रबर आप उसको जितना फोर्स करोगे, जितना प्रभाव दोगे उतना तनेगा, बट वो जितना उसके अंदर कैपेसिटी रहेगी उतनी ही तनेगी, उतनी खींचेगी, उतना ही स्ट्रेच होगा, उतना ही स्ट्रेच होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है बुद्धि। बुद्धि तो ये उसकी, ये इतनी उसकी बुद्धि जो है वह क्या है, इतनी बुद्धि वह हेरिडिटी से पाया हुआ है। 100 आईक्यू या अपने हेरिडिटी से पाया हुआ है, इसको 105 110 किया जा सकता है। कैसे, वातावरण के प्रभाव से। इसको 90 हो सकता है, कैसे, वातावरण के प्रभाव से। अगर उसको बराबर वातावरण नहीं मिलेगा तो उसकी बुद्धि डिक्रीज होगी, उसकी बुद्धि डिक्रीज होगी। वहीं अगर उसका वातावरण बराबर होगा तो उसकी बुद्धि इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। इस पे बहुत सारे लोगों ने इन दोनों पर, इस पर और इस पर, दोनों पर बहुत सारे लोगों ने प्रयोग भी किया हुआ, प्रयोग करके उस पर बताया हुआ भी है। जब मैं हेरिडिटी पढ़ा रहा था और एनवायरमेंट पढ़ा था, हेरिडिटी और एनवायरमेंट पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने बताया हुआ था, बहुत विस्तार में समझाया हुआ था, कई लोगों के सिद्धांत में मैंने बताए हुए थे। तो यहाँ पे हेरिडिटी में मैंने समझाया हुआ था कि बच्चे जो है, जो बच्चे होते हैं वह ट्विन स्टडी की, यहाँ पे कई सारी ट्विन स्टडी करी गई थी, ट्विन स्टडी, तो ट्विन स्टडी करी गई थी, ट्विन स्टडी करी गई थी। कैसे करी गई थी, उसमें दो प्रकार के जुड़वा बताए गए थे। जरा मुझे बताइए, दो प्रकार के जुड़वा कौन से होते हैं, फटाफट बताइए लिख करके, दो जुड़वा कौन से हैं, ट्विन स्टडी, दो जुड़वा कौन से हैं, दो जुड़वा बताए गए थे, दो जुड़वा, दो जुड़वा बताया था मैंने। जब मैं हेरिडिटी पढ़ा रहा था मैंने दो जुड़वा बताया हुआ था। दो जुड़वा, दो प्रकार के जुड़वा होते हैं, दो प्रकार के जुड़वा होते हैं। जरा बताइए फटाफट, इतना समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट। हाँ वेरी गुड, फ्रेटर्नल आइडेंटिकल, वेरी गुड। एक है फ्रेटर्नल और दूसरा है आइडेंटिकल। एक को कहते हैं फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल, और दूसरे को कहते हैं आइडेंटिकल। एक को कहते हैं फ्रेटर्नल और दूसरे को कहते हैं आइडेंटिकल। ये जो फ्रेटर्नल है, यह फ्रेटर्नल कौन होता है,
ये फ्रेटर्नल कौन होता है? ये बंधु, इसको कहते हैं बंधु, इसको कहते हैं बंधु जुड़वा। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जुड़वा, समान जुड़वा, इसको कहते हैं समान जुड़वा, इसको कहते हैं समान जुड़वा, इसको कहते हैं बंधु जुड़वा। अब समान जुड़वा और बंधु जुड़वा के बारे में मैंने बताया हुआ था। समान जुड़वा और बंधु जुड़वा के बारे में मैंने बताया हुआ था कि बंधु जुड़वा कब होते हैं? बंधु जुड़वा कब होते हैं? जब एक माँ के उसमें गर्भ में, माँ के गर्भ में जब 2 अंडे बन जाते हैं। वैसे मतलब नॉर्मली एक अंडा होता है, एक अंडे से जब निषेचन होता है, एक अंडे से जब निषेचन होता है तो यहाँ से एक जो है आकर के बच्चा एक गर्भ हो जाता है। अब इस गर्भ में इसी के आधार पे 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक ही गर्भ में 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। मतलब एक अंडे से 2 बच्चे जो है वो तैयार हो जाते हैं। इसको कहते हैं क्या? ये आइडेंटिकल होते हैं। एक से वो 2 तैयार हो जाते हैं तो क्या होते हैं? इसको कहते हैं ये आइडेंटिकल जुड़वा। आइडेंटिकल जुड़वा हमेशा एक ही होते हैं, चाहे वो लड़का होगा, चाहे वो लड़का होगा, चाहे वो लड़की होगी, चाहे वो लड़का होगा, चाहे वो लड़की होगी, चाहे वो लड़का होगा, चाहे लड़की होगी। ये होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ पे अब ये इससे 2 बन गए, एक जो है ये एक इससे बन गया, एक इससे बन गया, 2 जुड़वा बन गए, 2 जुड़वा बन गए, एक ही साथ में 2 जुड़वा गर्भ में पल रहे हैं। तो 2 जुड़वा, अब इसमें एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है। इसमें यह मैं बताया हुआ था। अब इसमें यह चर्चा करी गई थी कि अब इन दोनों को एक ही जुड़वा है, एक जैसे ही है, एक जैसी है, लड़का है या लड़का है, या लड़की है या लड़की, दोनों जुड़वा ही है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल उनकी शेप, साइज, कलर सब कुछ सेम है, हर कुछ सेम है। अब उनको जो है अलग अलग जगहों पे भेज दिया गया, इनको अलग अलग जगहों पे भेज दिया गया। किसको? आइडेंटिकल वाले को। फ्रेटर्नल को छोड़िए, हम आइडेंटिकल की बात करते हैं। आइडेंटिकल की बात करते हैं, उनको सेम होम में, मतलब एक ही जैसे घर में, एक ही जैसे घर में, मतलब उनको रख दिया गया, एक ही जैसे घर में रख दिया गया। और मतलब एक को, अब ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल को यहाँ पे ये 2 आइडेंटिकल है, इनको 2 जगह पे रखा गया। एक तो एक ऐसा होम, एक सेम होम पे एक स्टडी करी गई सेम होम की, और दूसरी स्टडी करी गई डिफरेंट होम की, डिफरेंट होम की। एक सेम होम की स्टडी करी गई, दूसरी डिफरेंट होम की स्टडी करी गई। तो देखा गया कि जो सेम होम वाले हैं, उनका जो कोएफिशिएंट निकला, जो सहसंबंध निकला, जो उनका रेशियो निकल गया बुद्धि का, तो निकल के आया 0.85 निकल के आया। यानी 85% दोनों में समान है। दोनों में समान है, क्यों समान है? क्योंकि वो एक ही जगह है। क्यों? क्योंकि वह मतलब एक ही जगह है, तो उनकी बुद्धि एक जैसी है। लगभग 85%, लगभग 8.85 समान दिखी, उनका कोएफिशिएंट हर जगह पे। बुद्धि को समझिएगा, बुद्धि का बस मात्र एक ही नहीं है सोचना। बुद्धि खाली एक ही जगह से नहीं नापी जाती है। बुद्धि को सोचना होता है, तर्क लगाना होता है, शब्द होते हैं, उससे बहुत सारी चीज होती है, बुद्धि का निर्माण होता है। बुद्धि को खाली एक जगह पे कह दिया कि खाली उसने बोल दिया उसकी बुद्धि बहुत है, नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्धि को कई सारे पैमानों पर नापा जाता है, बुद्धि को कई सारे पैमानों पर नापा जाता है, उसके आधार पर बुद्धि होती है। तो अब ऐसे ही सभी पैमानों पर देखा, जितने भी पैमाने थे उन सारे पैमानों पर देखा, ये जो आइडेंटिकल ट्विन है, दोनों जुड़वा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, दोनों जुड़वा, इनका एक होम में, सेम होम में एक ही जगह रह रहे थे, तो उनका जो है आईक्यू, मतलब उनका ये जो रेशियो है वो 0.85 आया। वहीं जब डिफरेंट होम में एक को यहां रख दिया, एक को यहां रख दिया, डिफरेंट होम में रख दिया, यानी एक को यहां रख दिया, एक को यहां रख दिया, तो देखा उसमें थोड़ा सा फर्क आया। फर्क कितना आया? 0.75 का आया। 0.75 मतलब यहाँ पे 10% जो है थोड़ा बहुत थोड़ा ही फर्क हुआ, बहुत थोड़ा ही फर्क हुआ, ज्यादा फर्क नहीं हुआ, खाली इतना फर्क हुआ। अब ये फर्क क्यों हुआ? ये घटा क्यों? ये सोचने की जरूरत है। ये जो यहाँ से यहाँ एक जगह पे था 0.85 था, यहाँ पे घटा क्यों? ये घटने का कारण क्या था? ये घटने का कारण वातावरण था। घटने का कारण वातावरण था कि एक बच्चे को एक दूसरे घर में रख दिया गया, एक चोर के घर में रख दिया, एक व्यक्ति को जो है एक बहुत बढ़िया अच्छे घर में रख दिया गया। तो देखा कि दोनों के बीच में जो फर्क आया, जो घटा, वह 10.10 का घटा हुआ, 0.10 का घटा हुआ। वो 0.10 कैसे हुआ? वह वातावरण का प्रभाव हुआ। तो ऐसे ही हाँ, डिफरेंट एनवायरमेंट, यहाँ पे अलग वातावरण में रहने पर इसके अंदर में फर्क हुआ। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों के ट्विंस में भी एक तो सेम होती है, यानी बहुत मेजोरिटी तो यही है कि मेजोरिटी सेम है, यानी 75% तो वह लेके आया हुआ है, उसमें कोई घटाव बढ़ाव नहीं हो सकता है। बट 10% मतलब 10% का 5% का घटाव बढ़ाव हो सकता है। किसकी वजह से? वह वातावरण की वजह से यह घटाव बढ़ाव हो सकता है। तो ये जो है आपने समझ लिया, एक इसके आधार पे, यानी ये यहाँ पे हो गया। अब वही बात करते हैं, यहाँ पे हमने आइडेंटिकल ट्विन की बात करी, यहाँ पे हेरिडिटी का फर्क मैंने बताया आपको, हेरिडिटी का फर्क बताया। अब हेरिडिटी के फर्क में बच्चों के अंदर में इस तरह से जब स्टडी करी गई तो हेरिडिटी में देखा थोड़ा सा अंतर देखने को मिला, बहुत थोड़ा ही अंतर देखने को मिला, बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी
इसकी बात करते हैं, वातावरण की, वातावरण में चर्चा कर लेते हैं। तो वातावरण में क्या है? वातावरण में देखा गया कि बच्चा जैसे पैदा हुआ उसको जिस वातावरण में रखा गया, तो वातावरण में रखने पर बहुत ज्यादा उसके अंदर फर्क नहीं पड़ा है। फर्क किसका पड़ा वातावरण में? तो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का, यानी जैसा उसको खान पान रहन सहन, उसके मम्मी पापा का समाज, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जैसी थी, उसके आधार पे थोड़ा बहुत घटाव बढ़ाव मिला। इसके आधार पे यहाँ पे जो बच्चे हैं, अब वही अलग अलग भी बच्चे हैं, यहाँ तो मैंने स्टडी ट्विन की स्टडी करके बताई, मतलब ट्विन की स्टडी के आधार पर मैंने बताया। वहां पे अगर हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के बच्चे, तो अलग अलग प्रकार के बच्चों में जो स्टडी देखी जाती है, तो उस अलग अलग प्रकार के बच्चों में सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का वहां पे प्रभाव पड़ता है कि जिसका खान पान अच्छा है, जिनका रहन सहन अच्छा है, जिनके पास रुपए पैसे है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो वहां पे क्या है, बच्चों का आईक्यू थोड़ा सा बढ़ सकता है। वहीं एक ऐसी जगह पे बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है, जहां अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, उसका आईक्यू थोड़ा घट सकता है। तो घटना और बढ़ना ये किसके कारण हो सकता है? सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस के आधार पे। इसी पे जो है एक ग्राफ के आधार पे भी, जो ग्राफ भी बताया गया था, ये ग्राफ भी बताया गया था आपको, मैंने बताया हुआ था, यह नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी मैंने आपको बताया हुआ था। इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे क्या बताया कि ऐसे ये इसका है, यहाँ 50% इधर 50% उधर, बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है 50% इधर 50% उधर। अब इसमें अगर ये यहाँ पे एक लोगों ने स्टडी करी थी, जिनका नाम था क्या? फ्लिन इफेक्ट। फ्लिन जी ने एक स्टडी करी। फ्लिन के स्टडी में पाया गया, उन्होंने देखा कि बच्चों में एक ग्राफ के आधार पर उन्होंने समझा कि बच्चों में जैसा वातावरण मिल रहा है, जैसा वातावरण मिलता है, वैसा बच्चे जो है वह आगे स्टडी करते जाते हैं, वह आगे जो है उनके में प्रभाव देखा जाता है। यानी वातावरण जैसा हो रहा है, उस वातावरण के आधार पे बच्चों के अंदर में जो है उसकी आईक्यू में प्रभाव देखा जा रहा है, इसका एक एग्जांपल उन्होंने और बताया कि जैसे पुरानी जनरेशन है, तो पुरानी जनरेशन के बाद की जनरेशन, जैसे हमारे दादाजी जो थे, दादाजी की जनरेशन के बाद हमारे पिताजी की जनरेशन, का आईक्यू अगर देखा जाए, तो उन लोगों का आईक्यू कुछ और रहा था। उन लोगों का आईक्यू, मान लीजिए उनका आईक्यू इतना था, उनका आईक्यू इस लेवल का था, यहां से यहां तक का, उस जनरेशन का यहां से यहां तक का था, तो अब वही जब हमारे पिताजी की जनरेशन आई, तो पिता की जनरेशन जो है वो यहां से स्टार्ट होने लगी, यानी यहाँ पे पॉइंट 05 से स्टार्ट हो रहा था। अब उनकी जनरेशन, जब दूसरी वाली जनरेशन आई, उसमें दूसरी वाली जनरेशन में क्या हुआ, तो यहाँ पे देखा गया कि यह जो है और घट करके यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पॉइंट और कम हो गया, तो ये यहाँ से स्टार्ट होने लगा, ये ऐसे स्टार्ट होने लगा, कर्व जो है आगे की तरफ खिसकने लगा, यानी बुद्धि का स्तर जो है बढ़ने लगा, यानी कम बुद्धि कम होने लगी और ज्यादा बुद्धि ज्यादा बढ़ने लगी और ज्यादा होशियार होने लगे। वैसे ही हमारी जो जनरेशन आई, हमारे पिता से हमारी जो जनरेशन आई, वह हमारी जनरेशन भी और बढ़ने लगी, यानी बुद्धि का स्तर क्या हुआ, वह घटने बढ़ने लगा। वैसे ही जब हमारे बाद की हमारे बच्चों की जो जनरेशन है, वह जनरेशन और होशियार हो रही है, वह होशियार और हो रही है। वैसे ही उनकी जब जनरेशन आएगी, तो अभी क्या होगी, वह भी जो है वह बढ़ती जाएगी। तो ये सब ऐसे फनेल ने इफेक्ट में बताया आपने कि बच्चों में जो बुद्धि का स्तर है, वह इस तरह से आगे जनरेशन में, जैसे अब वो जनरेशन हो क्यों रहा है, जनरेशन में बुद्धि का प्रभाव हो क्यों रहा है, यानी उनकी बुद्धि प्रखर क्यों होनी रही है, कम बुद्धि वाले क्यों कम पैदा हो रहे हैं और ज्यादा बुद्धि क्यों बढ़ रही है, यानी उनका रेशियो आगे क्यों बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है, इसका असर किसका है, वातावरण का। बच्चे शुरू से ही ज्यादा अच्छे, होशियार होनहार और अधिक आईक्यू वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसका फर्क क्या है, इसका फर्क है वातावरण, टेक्नोलॉजी, जो इतना सारा कुछ है, वो सब समाज में जो कुछ व्याप्त हो गया है, उसकी वजह से बच्चों का जो स्तर है, वो बच्चों का स्तर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, मूव जो है वो आगे की तरफ हो रहा है, माइनस की तरफ नहीं, प्लस की तरफ ज्यादा हो रहा है, माइनस कम होता जा रहा है, प्लस की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब कि बच्चों की बुद्धि और प्रखर होती जा रही है, इस पर ये फिनेल जी ने बताया। वहीं पे एक और और बताया कि इसके अलावा, वातावरण के अलावा इस वातावरण के तहत ही है, बट उसी में कल्चर का भी प्रभाव देखा गया, कल्चर यानी संस्कृति का भी प्रभाव देखा गया कि संस्कृति वहां की संस्कृति की बच्चे में जैसी संस्कृति है, जैसी भाषा है, उसका असर वहां के बच्चों पर, यानी उस बच्चों के उसकी बुद्धि पर पड़ा,
बुद्धि पर पड़ा। संस्कृति में ऐसी संस्कृति जहां पे वो भाषा उसको समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, ऐसी संस्कृति में क्या होगा, बच्चे को जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो समझ में नहीं आएगा और उसका बुद्धि का विकास नहीं होगा। यानी उसकी संस्कृति में जो लैंग्वेज है वो हौच पौच है या उसमें मिक्सिंग है, उसमें मिक्सिंग है। जैसे हम यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, यहाँ के बच्चों के पास, यहाँ हमारे भारत में एक लैंग्वेज नहीं है, कई सारी लैंग्वेज है। तो वही लैंग्वेज हमारे यहाँ अंग्रेजी दे दी जाती है, हमारे यहाँ अंग्रेजी दी जाती है, हिंदी तो पढ़नी है, साथ में अंग्रेजी दी जाती है और उसी के साथ में संस्कृत दे दी जाती है। तो बच्चे तीन तीन भाषा को दे करके हालांकि उसका प्रभाव है, बट जब तुरंत क्विकली जहाँ पे भाषा का एक्वायर करना है वहां पे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। वहीं अंग्रेजी भाषा आ गई तो अंग्रेजी भाषा बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी हमारी सेकंड लैंग्वेज है, अंग्रेजी हमारी सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब सेकंड लैंग्वेज जो हमारी हम पढ़ते हैं उसके आधार पे अगर हमको उसी लैंग्वेज में दे दिया गया तो हमारा सोचने का, समझने का, हमारा भाषा की वृद्धि का और सब कुछ में हमारे थोड़ी कमी आ जाती है। तो ये कमी होने का कारण या बढ़ने का कारण, कमी होने का कारण या बढ़ने का कारण क्या है, संस्कृति या वहां पे प्रयोग होने वाली भाषा। तो ये जो है एक संस्कृति, भाषा, ये कारण हो सकता है। और उसी के तहत ये किसके तहत आएगी, तो वातावरण के तहत आएगी। तो वातावरण में क्या है, वातावरण में जैसा बच्चे को वातावरण मिलेगा वैसा बच्चे का जो है उसका बुद्धि का विकास घटेगा और बढ़ेगा। ये इसमें एक फनेल इफेक्ट के जरिए मैंने आपको बताया, ये फनेल इफेक्ट ने भी इसमें समझाया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे वंशानुक्रम में जैसा खान पान होगा, जैसा उसका जीन्स होगा, जीन्स के आधार पे जो है बच्चे के अंदर में उसका सुधार होगा और उसका वृद्धि होगा, या फिर उसके अंदर में डिक्रीज और इंक्रीज होगा। जैसा उसके मम्मी पापा प्रखर होंगे, बुद्धिमान होंगे, वैसा ही असर जो है उसके बच्चे में भी आएगा। अगर बच्चे मम्मी पापा उसके या उसके पूर्वज उसके मंद बुद्धि के होंगे तो बच्चा भी मंद बुद्धि का होगा। अगर मम्मी पापा बुद्धिमान होंगे, बहुत प्रखर बुद्धि के होंगे, तो बच्चा भी क्या होगा, वो प्रखर बुद्धि का होगा। बट उसमें वातावरण का फर्क कहाँ होगा, वातावरण का फर्क देखने के लिए आइडेंटिकल ट्विन को यहाँ पे स्टडी के बारे में जो है आप समझ सकते हैं। इस पर भी प्रश्न आता है, इस पर भी प्रश्न आता है कि प्रखर बुद्धि का वातावरण का प्रभाव आइडेंटिकल ट्विन में किस तरह से देखा जाता है, उसका रेशियो क्या होता है, ये होता है या ये होता है, इस पर भी प्रश्न आता है। चलिए, तो यहां तक हो गया, अब आगे चलते हैं। अब यहां से ये मैंने आपको इसका प्रभाव यानी कारक, प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको समझा दिए। अब यहां से हम बढ़ेंगे, रुख करेंगे सिद्धांत पर, यहां से रुख करेंगे हम सिद्धांत पर। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत। चलिए बुद्धि के सिद्धांत पढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने हमने जो है बताया हुआ था, ये पढ़ाने से पहले पढ़ा था कि बुद्धि के अध्ययन के तीन पक्ष हैं। बुद्धि के अध्ययन, जब हम इंटेलिजेंस का स्टडी करते हैं तो उसके तीन पक्ष, तीन एस्पेक्ट बताए थे। तो तीन एस्पेक्ट बताए थे। एक एस्पेक्ट था क्या, एक एस्पेक्ट था कार्यात्मक, एक था क्या फंक्शनल, फंक्शनल, दूसरा था स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, और तीसरा था क्या, ऑपरेशनल। ये तीन तीन थे। अब तीन में इसमें हम क्या समझ रहे थे, तो बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में, यहां पे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में समझ रहे थे। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, और यहां बुद्धि का मापन, बुद्धि का मापन। तो अभी हमारा ये वाला पार्ट जो है वो फिनिश हो गया, ये हमने खत्म कर दिया। अब हमको जो है बुद्धि के सिद्धांत पर आना है। तो बुद्धि का सिद्धांत कहां से आएगा, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो है उस पर हमको आना है। चलिए, यहाँ पे हमने यूट्यूब की स्ट्रीमिंग नहीं करी है तो जरा यूट्यूब की स्ट्रीमिंग कर देते हैं। चलिए, तो होता रहेगा। हाँ, अब यहाँ से हम जो है बुद्धि के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में समझ लेते हैं। तो बुद्धि का सिद्धांत कहां पे आएगा, संरचनात्मक पक्ष में आएगा। तो बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत जो है हम दो रूपों में समझेंगे। बुद्धि का सिद्धांत दो रूपों में समझेंगे। कैसे समझेंगे दो रूपों में, आइए समझते हैं। बुद्धि बुद्धि का सिद्धांत जो है इसके भी दो रूप है। बुद्धि के सिद्धांत या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से तो निकलती है बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत की चर्चा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में की जाती है। अब बुद्धि के सिद्धांतों को दो रूपों में समझा जाता है। बुद्धि के सिद्धांत को दो रूपों में समझा जाता है। एक रूप है कारक सिद्धांत, एक को कहते हैं कारक सिद्धांत।
एक को कहते हैं कारक सिद्धांत, यानी कारक के आधार पे जो है सिद्धांत बने हुए, कारक के आधार पे सिद्धांत बने हुए। कौन कौन से कारक हैं? कारक मानी मतलब वही क्या, वही मतलब फैक्टर, फैक्टर के आधार पे, फैक्टर के आधार पे कौन कौन से सिद्धांत बने हैं, तो इसको समझ लेते हैं कि फैक्टर थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, फैक्टर थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी फैक्टर के आधार पे कौन कौन से है। अब ये फैक्टर में कौन कौन से है, तो जो अभी हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे उसके तहत कौन कौन होगा, तो उसमें होंगे स्पीयरमैन होंगे, स्पीयरमैन होंगे, बीने होंगे, स्पीयरमैन होंगे, बीने होंगे, वहीं थॉर्नडाइक होंगे, थॉर्नडाइक होंगे, वहीं जो है वह गार्डिनर होंगे, गार्डनर, गार्डनर होंगे, तो वहीं जो है उसके बाद गिलफोर्ड होंगे, गिलफोर्ड होंगे, गिलफोर्ड के बाद केटल होंगे। ये इन सारे लोगों की स्टडी हमको पढ़नी है। वर्नन होंगे, वर्नन होंगे, वर्नन को पढ़ना है, थॉमसन को पढ़ना है। ये सब लोग क्या हैं? ये सभी लोगों ने कारक के आधार पे बुद्धि का सिद्धांत बताया हुआ, कारक के आधार पे बुद्धि का सिद्धांत बनाया। किसी ने जो है वह, किसी ने जो जनरल फैक्टर, किसी ने वातावरण को ज्यादा महत्व दिया है, तो किसी ने उसके जेनेटिक को ज्यादा महत्व दिया था। हम इनके विस्तार में इन सभी को पढ़ेंगे। तो एक था कारक के आधार पे, कारक के आधार पे सिद्धांत, बुद्धि को समझाने का काम, बुद्धि को समझाने का काम एक कारक के आधार पे किया हुआ है। दूसरा दूसरा जो है वह संज्ञानात्मक के आधार पे, संज्ञानात्मक सिद्धांत भी समझाया गया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में तो कितना पढ़ा दिया गया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन कौन हो सकते हैं? मेन तो कौन हो सकते हैं? तो वहां पे समझाने का काम कौन है? तो वहां पे मेन जो है वो पियाजे जी हैं। संज्ञान में बुद्धि को लेकर के पियाजे जी हैं, जो बुद्धि को समझते हैं। ये कहते हैं संज्ञान के आधार बुद्धि होती है। एक है पियाजे और दूसरे हैं ब्रूनर, एक है पियाजे और दूसरे हैं ब्रूनर। एक पियाजे जी हैं और दूसरे हैं ब्रूनर। इन दोनों लोगों ने बुद्धि को संज्ञान के रूप में समझा हुआ है, बुद्धि को संज्ञान के रूप में समझा हुआ है और इसकी व्याख्या करी हुई है। बुद्धि को ही संज्ञान के रूप में समझा हुआ और उसकी व्याख्या करी हुई है। और ये लोग जो है वो बुद्धि को स्ट्रक्चर के आधार पर समझा हुआ है, स्ट्रक्चर के आधार पर, फैक्टर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर और फैक्टर के आधार पर समझा हुआ है। तो हम जो है इनको तो हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, इसमें खाली ब्रूनर रह गए, बाकी इसको उनको पढ़ लेंगे। हमें यहाँ पे अब हम कारक पढ़ेंगे। कारक पढ़ेंगे किसके आधार पे? फैक्टर के आधार पे हम जो है थ्योरी पढ़ेंगे। स्पीयरमैन को पढ़ेंगे, बीले को पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे, गार्डनर को पढ़ेंगे, गिलफोर्ड को पढ़ेंगे, केटल को पढ़ेंगे। इन सभी को जो है हम पढ़ेंगे। चलिए तो बात करते हैं हम यहाँ से। ये दो रूपों में बुद्धि के सिद्धांत को दो दो सिद्धांतों के आधार पे समझते हैं, कारक के सिद्धांत के आधार पे और संज्ञानात्मक सिद्धांत के आधार पे। तो कारक के सिद्धांत के आधार पे फैक्टर जिसमें होते हैं तो वो स्पीयरमैन, बीने, थॉर्नडाइक, गार्डनर, गिलफोर्ड, इनको छोड़ करके संज्ञानात्मक को छोड़ करके बाकी सारे लोग क्या है? वो कारक के तहत आते हैं। बुद्धि में जिनका एक्सप्लेन किया हुआ वो आते हैं, बाकी संज्ञानात्मक पियाजे और ब्रूनर आते हैं। तो चलिए ये आप समझ लिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि कौन कौन सी थियरीज है, कौन कौन सी थियरीज है और थियरीज का विकास कब से शुरू हुआ, कौन कौन सी थियरीज हैं और उनका विकास कब से शुरू हुआ, उसको समझ लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे थियरीज पर। ये सिद्धांत जो है लगभग 18वीं और 19वीं, 18वीं सदी और 19वीं सदी से जो है स्टार्ट हुआ। बुद्धि का स्टार्ट मैंने बताया हुआ था। प्रथम प्रथम प्रयोगशाला जरा बताइएगा। प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग में कब आई थी? जरा बताइएगा फटाफट फटाफट। प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग में कब आई? तो यहाँ पे बुद्धि का जो विकास है, बुद्धि का विकास या इस पर अध्ययन करने का काम, बुद्धि पर अध्ययन का काम का कार्य 18वीं एवं 19वीं सदी में, 18वीं एवं 19वीं सदी में अधिक हुआ, 18वीं एवं 19वीं सदी में अधिक हुआ। ये लो, क्या बता रहे हो आप लोग? कोई 1905 बता रहा है, कोई 1809, 1979 बता रहा है। क्या है एग्जैक्ट? ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? आप लोग उल्टा पुल्टा बताओगे हाँ वहां तो। पढ़ाने का क्या मतलब है? हाँ 1879 से स्टार्ट हुआ था। अब 1879 कौन सी सदी में आएगा?
1879 कौन से, उन्होंने जब प्रथम प्रयोगशाला बनाई तो प्रथम प्रयोगशाला बनाई उसी में बुद्धि का अध्ययन किया जाने लगा, तो बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो 1879 का मतलब कहां से आ जाएगा, वो 19वीं सदी में आ जाएगा। अगर 1879 तो 19वीं सदी स्टार्ट हुई थी, वो 19वीं सदी से यह बुद्धि के प्रयोग पर स्टार्ट हो गया। तो उससे पहले भी 18वीं सदी से भी लोगों ने कुछ ना कुछ शुरू कर दिया हुआ था। तो 18वीं और 19वीं सदी में बुद्धि पर ज्यादा काम शुरू किया गया था। तो एक हो गया भाई, एग्जैक्ट याद रखा करो आप लोग, एग्जैक्ट याद रखा करो। 18 भी ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इसी के आधार पे जो है बहुत सारे तत्वों की खोज करी गई और इसमें जो है बहुत सारे संगठन की भी खोज करी गई। कब, बुद्धि के आधार पे। अब इसी में जो है, इसी में जब देखिए जरा एक ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से करते हैं, ये हमारा क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है 2021, क्या चल रहा है 2021। अब ये 2021 है तो हम इसको कौन सी सदी बोलेंगे, 20वीं सदी बोलेंगे या 21वीं सदी बोलेंगे, इसको 20वीं सदी बोलेंगे या 21वीं सदी बोलेंगे, कौन सी सदी बोलेंगे। 2021 है तो इसको 20वीं सदी बोलेंगे या 21वीं सदी बोलेंगे, जरा मुझे बताइए। 21वीं सदी बोलेंगे। तो ऐसे ही अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं 1879, आप बोल रहे हैं 1879, तो 1879 18वीं सदी में आएगी या 19वीं सदी में आएगी। अब 1879 तो 18वीं सदी में आएगी या 19वीं सदी में आएगी, 19वीं में आएगी। बस सेम वही है। तो 18वीं में पहले जो है वह कुछ लोगों ने किया था जिनका कि उसका साक्ष्य और उस पर उतने उसके लिटरेचर नहीं उपलब्ध हुए। सीधे साइंटिफिक रूप में कोई भी प्रयोग जब सिद्धांत का निर्माण जब साइंटिफिक रूप में होता है तो उसका जो है वह चर्चा करी जाती है। तो 19वीं सदी में यह जो उनकी लेबोरेटरी बनी वहां पे जब स्टार्ट हुआ तो 19वीं सदी इसको जो है वह सिस्टमेटिक रूप में 19वीं सदी के रूप से माना जाता है। और वहीं से बुद्धि का विकास 19वीं सदी में और 20वीं सदी में भी बहुत ज्यादा हुआ। तो ये जो है इसको ध्यान रखना है। चलिए 18वीं से स्टार्ट हुआ और 19वीं और 20वीं सदी में भी जो है उसका विकास ज्यादा हुआ। जैसे 1905 में किसने दिया था, 1905 में बीने अपना जो सिद्धांत दिया हुआ था बुद्धि का, तो उसमें भी बहुत वहीं से और क्रांति आ गई और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अध्ययन किया। चलिए तो अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं वो समझते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत में पहली बुद्धि का सिद्धांत बात कर लेते हैं। तो पहला बुद्धि का सिद्धांत है बीने का एक कारक सिद्धांत। बीने का एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत पहला है बीने का एक कारक सिद्धांत। दूसरा जो है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। वहीं थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। वहीं आगे बढ़ेंगे तो थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। वहीं जब और आगे बढ़ेंगे तो वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। वहीं और आगे हमको बढ़ेंगे तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। वहीं जब और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है वो एजुकेशन में ज्यादा लागू पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। वही जो नौवां है वह कैटल का तरल ठोस पदार्थ। कैटल का तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। ये इतने मुख्य सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है।
ये इतने सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। क्या क्या है? तो बुद्धि के जो अलग अलग जो स्टडी हुई है, उन स्टडी के आधार पे यहाँ पे कुछ स्टडी हमको जो पढ़ने हैं सिद्धांत। तो बीने का एक कारक सिद्धांत पढ़ना है, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत पढ़ना है, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत पढ़ना है, थर्स्टन का समूहकारक सिद्धांत पढ़ना है, बर्नन का पदानुक्रमिक सिद्धांत पढ़ना है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ना है, गिलफोर्ड का बहु बुद्धि संरचना सिद्धांत पढ़ना है, थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत पढ़ना है और कैटल का तरल ठोस पदार्थ समझना है। तो बुद्धि के बारे में हमको समझना है। अब यहाँ से एक एक स्टार्ट करेंगे, एक को पढ़ते चलेंगे, एक एक को प्रारंभ करेंगे और एक एक को पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? बीने का एक कारक सिद्धांत। बीने का एक कारक सिद्धांत पढ़ेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इन सभी पर प्रश्न आते हैं, इन सभी पर प्रश्न आते हैं। कुछ तो सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, ये सिद्धांत किसने दिया, एक कारक सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक सिद्धांत किया किसने दिया, बहुकारक सिद्धांत किया किसने दिया, त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया। ये ऐसे कारक जो है पूछे जाते हैं। तो पूछे जाने पर आप उसका सही से जवाब देंगे और ये किसके आधार पे? कारक के आधार पे। कारक के आधार पे यानी फैक्टर के आधार पे है। फैक्टर के आधार मैंने बताया सिद्धांत को दो आधारों पे बांटा गया है, एक सिद्धांत कारक के आधार पे और दूसरा सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक के आधार पे, संज्ञान के आधार पे और एक कारक के आधार पे। तो संज्ञान के आधार पे हमको नहीं पढ़ना है, वो हमने पढ़ दिया हुआ है। यहाँ पे हमको कारक के आधार पर बुद्धि को पढ़ना है। तो कारक के आधार बुद्धि को पढ़ना है तो पहला हम पढ़ेंगे क्या? पहला कारक है जो है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत उसको दिया है बीने ने, एक कारक सिद्धांत जो दिया हुआ है बीने ने। तो हम इसको यहां से ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, यहां से नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे एक कारक सिद्धांत जो है वह बीने का एक कारक सिद्धांत। अब ये बस एक ही कारक बताते हैं कि कुछ भी है तो वो बस एक ही कारक है, एक कारक सिद्धांत। यहाँ पे बस एक ही कारक बताते हैं कि जो भी है वह एक ही कारक है, वही कारक जो है वही मेन है, यहाँ पे मेन है। और यह सबसे प्राचीन भी है, यह सबसे प्राचीन भी है। और इसे जो है इसे कहा गया है क्या? यह इसकी मानसिक योग्यता है। और इसी को कहा गया कि बच्चे को जो जीन से मिलता है, जो जीन से मिलता है, जो बुद्धि जन्मजात है, वही जो है वो काम करती है, उसी के आधार पर बच्चा व्यक्ति सोचता है। यहाँ पे इसीलिए इनको जो है ये एक कारक सिद्धांत कहा जाता है और यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अब इस पर चर्चा करेंगे तो इसके बारे में इसका लिटरेचर क्या हो पाएगा। तो ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। और इनको सपोर्ट करने वाले कौन कौन है? इनको सपोर्ट करने वाले जो इनके मित्र हैं, जो इनके मित्र हैं और जो इनके शिष्य हैं, वह लोग इनको सपोर्ट करने वाले हैं। तो सपोर्ट करने वाले कौन है? तो टर्मन और स्टर्न, टर्मन और स्टर्न इस सिद्धांत को सपोर्ट करने वाले हैं, को समर्थन देते हैं, को समर्थन देते हैं कि एक कारक सिद्धांत जो है वह क्या है, वह वही क्या है, वह जो वही मेन है और उसी के आधार पे बच्चे के अंदर में विकास होता है। उसी के आधार पे हर कोई वही एक ही इकाई है, वही एक मानसिक क्रिया है, उसी मानसिक क्रिया के आधार पे व्यक्ति के अंदर में बुद्धि का विकास होता है। अब ये कहते हैं कि जो है बुद्धि का एक इकाई, मतलब वह एक इकाई है, उसी एक ही इकाई के आधार पर मानसिक जो है अलग अलग प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती है। वो एक इकाई है, वो एक ही इकाई में, यानी वो एक ही है, ये एक ही है, वो मिला हुआ जन्मजात मिला हुआ, उसी में ढेर प्रकार की मानसिक क्रियाएं होती हैं। जन्मजात प्राप्त क्षमता के आधार पर मानसिक क्रियाएं होती हैं। तो वह क्या है? वही एक कारक है, एक कारक मानसिक क्रियाएं, एक कारक मानसिक क्रियाएं जो है उसी के आधार पे क्या होता है, वो सारा का सारा बच्चा और व्यक्ति सोचता है। अब इसी को जो है वह एक तत्व सिद्धांत को यहाँ पे मोनारिस सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को मोनारिस सिद्धांत भी कहते हैं, मोनारिच सिद्धांत भी कहते हैं। कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आता है। मोनारिच सिद्धांत भी कहते हैं, यह याद करके रखिए। तो यहाँ ये कहते हैं कि यह एक ही तत्व से बनती है, एक ही तत्व से बनती है। क्या है? वह एक जो हमारा मस्तिष्क है वो मस्तिष्क के तत्व से ही बनती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या? एक तत्व बनते हैं। और इसमें ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि एक व्यक्ति उसी के आधार पे जो लेके आता है मानसिक क्रिया, उसी मानसिक क्रिया के आधार पे कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, या
या कोई और प्रोफेशन का बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई शिक्षक बन सकता है, या कोई और प्रोफेशन का बन सकता है। क्या है, वो एक ही मानसिक क्रिया है, उसी मानसिक क्रिया के आधार पर जैसा वो सोचेगा, जैसा करेगा, वैसा ही वो डॉक्टर बन सकता है, या वह शिक्षक बन सकता है, या कोई भी बन सकता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बात नहीं है। व्यक्ति जो है डॉक्टर के अलावा भी कुछ बन सकता है, व्यक्ति जो है वह डॉक्टर के अलावा भी बन सकता है, वह इसमें नहीं कहा गया, वह इसमें इस सिद्धांत में नहीं बताया गया। वह यही बताते हैं कि एक फैक्टर के आधार पर कोई व्यक्ति एक ही बन सकता है, एक ही बन सकता है, और वही उसके उसी फैक्टर के आधार पे, उसी फैक्टर के आधार पे, यानी जो मानसिक क्रिया हो रही है, उसी मानसिक क्रिया के आधार पे वह व्यक्ति उस प्रकार का बन सकता है। तो यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है। जबकि इसमें क्या कहा जाता है कि व्यक्ति वह अन्य कुशलों में भी, अन्य अन्य चीजों में भी कुशल हो सकता है। यानी कोई डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर है तो वो टीचर भी अच्छा बन सकता है, कोई अगर डॉक्टर है उसके अंदर में और स्किल है तो वह शिक्षक भी बन सकता है, कोई डॉक्टर है तो अच्छा म्यूजिशियन भी बन सकता है, यानी उसके अलावा एक से अधिक स्किल भी आ सकती है। जबकि इसमें कहा गया है कि खाली एक कारक ही इसमें प्रमुख होता है, एक कारक ही प्रमुख होता है, उसी प्रमुखता पर व्यक्ति काम करता है, उसी प्रमुखता पर व्यक्ति काम करता है। तो इसलिए इसको कहा गया क्या, इसको कहा गया एक कारक कहा गया। एक कारक कहा गया कि व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बन सकता है, शिक्षक है तो शिक्षक ही बन सकता है। जबकि आगे आगे जाकर के इस थ्योरी का खंडन किया गया, खंडन किया गया, कहा गया कि नहीं, एक कारक नहीं होता है, बस एक ही फैक्टर नहीं होता है, बस एक ही जनरल फैक्टर नहीं होता है, उसके अलावा और भी स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। उस स्पेसिफिक फैक्टर के आधार पे व्यक्ति जो है काम करता है। अब यहाँ पे जो बात करी गई है, यह ये जो इस एक फैक्टर की बात करी है, इसको कह सकते हैं क्या, जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर क्या है, जो बच्चे के अंदर में सामान्य, जो व्यक्ति हर कोई लेके आता वही, यानी वो जेनेटिक जो लेके आता वही, वो जनरल फैक्टर हो गया। तो जनरल फैक्टर यहाँ पे कहा जा रहा है बस एक ही फैक्टर, उस एक फैक्टर के आधार पे व्यक्ति जो कुछ सीख सकता है वह सीख सकता है। तो यहाँ पे इसको, और यह सबसे प्राचीन विधि है, यहीं से शुरुआत हुई थी। इसको बीने और टर्मन ने सपोर्ट दिया हुआ है, तथा साथ साथ में इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति एक बार में जो एक कोशिश करेगा वही बनेगा। इसको खंडन बाद में किया गया कि नहीं, एक नहीं बन सकता, उसके और भी रूप जो है रूप बन सकते हैं। तो इसलिए चले, ये हो गया बीने का सिद्धांत हो गया। अब आगे पढ़ते हैं स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, इसमें कहा गया दो दो कारक बताए गए, इसमें तो एक ही कारक बताया गया। अब स्पीयरमैन ने दो कारक, इनके अलावा जब आगे बढ़े तो उन्होंने दो कारक बताया, ये याद रखिएगा। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। चलिए स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत समझ लेते हैं। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत समझ लेते हैं। तो इस सिद्धांत को 1904 में, उसका डेट मैंने नहीं लिखा है, हाँ, इस सिद्धांत को 1904 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने दिया। 1904 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। अब स्पीयरमैन क्या कहते हैं, वो कहते हैं बुद्धि दो तत्वों से मिलकर के बनती है। ये कहते हैं कि बुद्धि जो है वो दो तत्वों से मिलती है, बुद्धि दो तत्वों से मिलकर के बनती है। अब वो दो तत्व क्या आते हैं, दो तत्वों से मिलकर बनती है, वो दो तत्व क्या होते हैं, तो दो तत्व उन्होंने कहा कि एक जो है, एक फैक्टर है एस फैक्टर, एक फैक्टर है वो जी फैक्टर, एक को कहा गया जी फैक्टर और दूसरे उसके एस फैक्टर है। एक से अधिक एस फैक्टर हो सकते हैं, एस फैक्टर, एस फैक्टर, एस फैक्टर, एक से अधिक एस फैक्टर हो सकते हैं। यानी एक उसका जनरल फैक्टर है, जो एक जनरल है, जनरल फैक्टर है, और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फैक्टर है। तो दो तत्व है, दो तत्व, दो तत्व में पहला जो है वह सामान्य कारक, सामान्य कारक। अब सामान्य कारक जो है, इस सामान्य कारक ये क्या होती है, इस सामान्य कारक कारक को कहते हैं जन्मजात योग्यता, इसको कहते हैं जन्मजात योग्यता, सामान्य कारक को कहते हैं जन्मजात योग्यता, सामान्य कारक को कहते हैं जन्मजात योग्यता। जो व्यक्ति, हर कोई जो व्यक्ति वो लेके आता है, जन्मजात योग्यता व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति जो है वो लेके आता है, और यह सदैव समान रहती है, यह सदैव समान रहती है, वो उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। और यह सामान्य योग्यता जो है वो समान रहती है, इसी के आधार पे एस फैक्टर जो है वह कार्य करता है, इसी के आधार पे एस फैक्टर काम करता है। वही जो दूसरी बात करी गई, वो बात करी गई विशेष फैक्टर,
दूसरी बात करी गई थी विशेष फैक्टर, विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक जो है वो क्या होती है, वो अर्जित होती है। विशिष्ट कारक अर्जित होती है। कोई व्यक्ति सिंगर बन सकता है, कोई व्यक्ति जो है वह टीचर बन सकता है, कोई व्यक्ति जो है वह क्रिकेटर बन सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। इसको कहते हैं अर्जित कारक, अर्जित योग्यता। जो सामान्य कारक है, सामान्य कारक को कहते हैं, सामान्य कारक को कहते हैं जन्मजात योग्यता, और वही विशिष्ट कारक को कहते हैं क्या, अर्जित योग्यता। अर्जित योग्यता जो है वह समय समय पे बच्चा जिस तरह से जहां पे है, जिस वातावरण में है, वहां से वह रह करके योग्यता ग्रहण कर लेता है। बट वो डिपेंड किस पर करती है, वो डिपेंड करती है उसके जन्मजात योग्यता पर। जन्मजात योग्यता उसकी जितनी है, जन्मजात योग्यता उसकी जितनी है, उसी के आधार पर जो है वह विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर सकता है। तो एक व्यक्ति एक से अधिक योग्यताएं वह ग्रहण कर सकता है, एक व्यक्ति इससे अधिक योग्यताएं ग्रहण कर सकता है। ये जो है अर्जित क्या रहता है, जैसे अब यहाँ पे ये विशिष्ट, ये मैंने कारक बता दिया, ये कह दिया कि एक व्यक्ति जो है वह एक से अधिक अधिक जो है वह क्या कर सकता है, वह योग्यताएं अर्जित कर सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक योग्यताएं अर्जित कर सकता है, और इसी के आधार पे बुद्धि का निर्माण, बुद्धि का जो सोचा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वह हो सकता है कि वह म्यूजिक में कैसा है, वह उसमें कैसा है, उसमें कैसा है, तो उसी के आधार पर उसका वह ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने मेन जो बताया, वो मेन क्या बताया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे दो कारक जो मेन होते हैं, एक होता है इसमें, एक को कहते हैं एस फैक्टर और दूसरे को कहते हैं जी फैक्टर। तो एक है, इसको कहा गया सामान्य को कहा गया जी फैक्टर, और विशिष्ट को कहा गया एस फैक्टर। एस फैक्टर के आधार पे उन्होंने ये बताया कि कोई व्यक्ति जो है वह सामान्य तत्व के आधार पर, किसके आधार पर, सामान्य तत्व के आधार पे, जो उसका सामान्य जो जी फैक्टर है, उस जी फैक्टर के आधार पे कोई व्यक्ति जो है वह उतना ही अच्छा करेगा जितना उसका जी फैक्टर होगा। कोई व्यक्ति उतना ही अच्छा कर पाएगा जितना उसका जी फैक्टर अच्छा होगा, यानी सामान्य फैक्टर में उतना ही विशिष्ट कौशल हो पाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करने की चीज है कि कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्य उतना ही अच्छा कर पाएगा, उतना ही अच्छा कर पाएगा जितना उसका जी फैक्टर होगा। जितना अच्छा उसका जी फैक्टर होगा, तो जितना अच्छा जी फैक्टर होगा, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का जी फैक्टर जो है वो ज्यादा मायने रखता है। जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर उसका ज्यादा मायने रखता है। वह क्या होती है, वो जन्मजात योग्यता होती है। वो जन्मजात योग्यता होती है, अगर कोई मंद बुद्धि घर में पैदा हुआ है तो बच्चा जो है उसका जो सीखने की क्षमता है वह मंद बुद्धि के हिसाब से होगी। अगर कोई व्यक्ति जो है वह अच्छे स्पेसिफिक मतलब अच्छा कुशाग्र बुद्धि के घर में पैदा हुआ है, या कुशाग्र का बच्चा है, कुशाग्र बुद्धि के का बच्चा है, बेटा है, तो उसके अंदर में कुशाग्र बुद्धि होगी, तो उसके जो सीखने के जो लक्षण होंगे, जो भी, चाहे वह संगीतक बनना चाहे, चाहे वह क्रिकेटर बनना चाहे, वह टीचर बनना चाहे, वह डॉक्टर बनना चाहे, जिस भी फील्ड में जाए, तो वह फील्ड में वह उतना ही अच्छा कर पाएगा। तो इसलिए एस फैक्टर और जी फैक्टर दोनों मिल करके वह कार्य करते हैं। तो यहाँ पे इनका जो मेन था, बीने ने एक फैक्टर बताया, एक फैक्टर वो खाली जी फैक्टर ही उसको समझ सकते हैं। दूसरा स्पीयरमैन ने बताया क्या, स्पीयरमैन ने दो कारक बताए, एक को कहा जी फैक्टर और दूसरे को कहा एस फैक्टर। जी फैक्टर जन्मजात कारक और एस फैक्टर जो है वह अर्जित कारक है, वह एक्वायर्ड है। तो यहां तक हो गया। अब इसी के आगे जो है स्पीयरमैन के सपोर्ट से आगे एक और तत्व जोड़ा गया, एक और तत्व जोड़ दिया गया, जिसका नाम था समूह तत्व। समूह तत्व को भी साथ में जोड़ दिया गया। यानी एक हो गया जनरल फैक्टर, दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर, तीसरा ग्रुप फैक्टर, एक फैक्टर और जोड़ दिया गया, तो आगे जो है वो त्रिकारक बन गया। त्रिकारक की हम चर्चा आगे करेंगे, त्रिकारक की चर्चा आगे करेंगे। चलिए, तो त्रिकारक जो बना था वह एस फैक्टर, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जी फैक्टर, साथ साथ में एक और ग्रुप फैक्टर के आधार पे बना हुआ। चलिए, तो अब आगे चलते हैं, आगे की बात करेंगे। अब आएंगे, हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक जो है वो बहुकारक को कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं बहुकारक, यानी एक नहीं है, असंख्य होते हैं। एक नहीं है, असंख्य कारक होते हैं। असंख्य कारकों की चर्चा करते हैं। इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है, कि असंख्य कारक की चर्चा किसने करी है, असंख्य कारक की चर्चा किसने करी है, वो पूछते हैं। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत।
थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। अब बहुकारक सिद्धांत क्या है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक इसका मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में क्या है, ढेर प्रकार के कारक है, एक नहीं अलग अलग प्रकार के कारक है, अलग अलग, एक नहीं असंख्य है, असंख्य है, असंख्य कारक। ऐसे ये असंख्य कारक है, इन्हीं की चर्चा जो है उन्होंने करी। असंख्य स्वतंत्र कारक होते हैं, उसी असंख्य स्वतंत्र कारक के आधार पे व्यक्ति के अंदर में बुद्धि का विकास होता है। व्यक्ति का बुद्धि का विकास असंख्य कारकों के आधार पर होता है। चलिए, तो यह बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। बुद्धि जो है, यह मानते कौन, थॉर्नडाइक मानते हैं कि बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है, कारकों से मिलकर बनी है। खाली एस फैक्टर जी फैक्टर ही नहीं है, वह इसके असंख्य कारक जो है वो मिलकर बने हुए, असंख्य कारकों से मिलकर बनी है। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये द्विकारक को, जो द्विकारक था, जब वन फैक्टर और टू फैक्टर दोनों को खंडित कर देते हैं, कहते हैं कि ऐसा है ही नहीं, खाली दो ही कारक नहीं होते कि एक जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है, व्यक्ति के अंदर में असंख्य कारक होते हैं। वह व्यक्ति जो है वह अलग अलग प्रकार के उसके अंदर में तरल होते हैं, अलग अलग प्रकार की उसके अंदर क्षमताएं होती है, उसी क्षमताओं के आधार पर व्यक्ति जो है अपना बुद्धि का विकास कर सकता है। और उसके छोटे छोटे तत्व होते हैं, उन छोटे छोटे तत्वों पर जो है व्यक्ति अपना कर सकता है। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने उसी को लिया कि लोभ को देख लीजिए, तो पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, इन सारे लोगों के आधार पर बच्चा जो है वो अपनी बुद्धि का विकास करता है। जितना अच्छा सुनेगा उतना उसका आगे बढ़ेगा, जितना अच्छा वह देखेगा उतना अच्छा वो आगे कर पाएगा, जितना अच्छा सोच पाएगा उतना अच्छा जो आगे कर पाएगा। तो ऐसे ही जितनी भी तर्क करने की क्षमता हो, सोचने की क्षमता हो, चिंतन करने की क्षमता हो, जितनी भी क्षमता, सारी क्षमताएं जो है वह क्षमताओं के आधार पर व्यक्ति अपना जो है बुद्धि का विकास करता है। तो बुद्धि के विकास में या बुद्धि में जो है असंख्य कारकों का विकास होता है। यह कहते हैं कौन, थॉर्नडाइक जी कहते हैं। ये कहते हैं कि प्रत्येक कारक या तत्व वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पे एक जो ये वाला कारक है, ये वाला कारक है, ये सभी कारक होते हैं एक दूसरे से, वो जुड़े नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से मतलब अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे कहा था इन्होंने जी और ये वाला दोनों जुड़ा हुआ है, जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों जुड़ा हुआ है, जबकि ये कहते हैं नहीं, वह सभी अपने अपने असर वो जो है अपने अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि सभी कारक जो है, प्रत्येक कारक या तत्व, प्रत्येक कारक या तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यह उन्होंने बताया, स्वतंत्र होते हैं। यानी उन्होंने कहा क्या कि जितने भी तत्व हैं वह तत्व एक दूसरे से क्या है, वह अलग है, वह अपने आप में स्वतंत्र है और उस हिसाब से अपना बुद्धि का विकास करते हैं। और कहा क्या, एक विशिष्ट मानसिक क्षमता जो किसी एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब अलग अलग होते हैं, ये सब अलग अलग होते हैं, बट है कहाँ पे, ये सब अलग अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, बट है कहाँ पे, एक ही शरीर में, एक ही हेड में है। तो इसीलिए एक विशिष्ट मानसिक योग्यता को का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और एक विशिष्ट मानसिक क्षमता, एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे करते हैं प्रतिनिधित्व, तो ये यहाँ पे जितने ये सारे असंख्य हैं, अलग अलग है और ये सारे अलग जो है वो एक ही हेड में है, तो सबको रिप्रेजेंट किसको करें, एक ही मानसिक प्रक्रिया को जो है वह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह रिप्रेजेंट एक ही मानसिक प्रक्रिया कर रहे हैं, बट सारे असंख्य अपने अलग अलग है, सारे अलग अलग है, बट वो रिप्रेजेंट उसी को कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कैसे, एक फंक्शन के आधार पे मैं कहता हूं, एक फंक्शन के आधार पे मैं कहता हूं, इनके एग्जांपल को आप एक फंक्शन के आधार पे समझ लीजिए। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि एक कोई इंस्टीट्यूट है, वो एक कोई इंस्टीट्यूट है, एक कोई संस्थान है, कोई भी संस्थान है, चाहे वो डॉक्टरी का संस्थान हो, चाहे वो एजुकेशन का संस्थान हो, चाहे कोई भी संस्थान हो। हम मान लीजिए एजुकेशन के संस्थान की बात कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशन का संस्थान है। अब इस एजुकेशन के संस्थान में सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है। कौन कौन से, मान लीजिए एक होगा स्पेशल एजुकेशन, इसी के अंतर्गत हम कह रहे हैं कि एक होगा, क्या होगा, एक को कहेंगे स्पेशल एजुकेशन, एक को कहेंगे जनरल एजुकेशन, एक को कहेंगे क्या, टीचर्स ट्रेनिंग,
दूसरे को कहेंगे क्या, प्राइमरी एजुकेशन, तीसरे को कहेंगे सेकेंडरी एजुकेशन, चौथे को कहेंगे एडल्ट एजुकेशन, पांचवे को कहेंगे ओपन लर्निंग। ये सभी क्या है, ये सभी एक ही संस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही संस्थान, वो क्या है, वह एचआरडी। एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ही सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक ही संस्थान के तहत, वैसे ही ये कहते हैं कि एक ही संस्थान या एक ही को रिप्रेजेंट करने वाले सारे स्वतंत्र हैं, सारे स्वतंत्र है। कौन, स्पेशल एजुकेशन स्वतंत्र है, जनरल एजुकेशन स्वतंत्र है, प्राइमरी एजुकेशन स्वतंत्र है, सेकेंडरी एजुकेशन स्वतंत्र है, कॉलेज स्वतंत्र है, यूनिवर्सिटी स्वतंत्र है, वही ओपन लर्निंग एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्वतंत्र है, आईटी एजुकेशन स्वतंत्र है, सभी अपने अपने स्वतंत्र है। बट स्वतंत्र है, वह काम किसके लिए कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एचआरडी के लिए, काम कर रहे हैं एचआरडी के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। तो यह एक ही संस्थान के लिए को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे यहाँ भी है, ये सारे असंख्य हैं, सारे असंख्य तत्व हैं। मस्तिष्क के अंदर में ढेर सारे असंख्य तत्व होते हैं, वह असंख्य तत्व जो है वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं, एक ही बुद्धि को, एक ही मानसिक प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही मानसिक प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं। यही चीज बताने का काम किसने किया, थॉर्नडाइक जी ने यह बताने का काम किया। थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि वह क्या हो सकते हैं, वह क्या हो सकते हैं। उन्होंने और भी बातें कही, वो और भी बातें कही थॉर्नडाइक जी ने, वह क्या हो सकती है। थॉर्नडाइक जी ने कहा कि वह योग्यताएं क्या हो सकती हैं, जो योग्यताएं, असंख्य योग्यताएं हैं, वह योग्यताएं हो क्या सकती हैं। तो उन्होंने, थॉर्नडाइक ने कहा कि आंकिक योग्यता, थॉर्नडाइक जी ने कहा कि आंकिक योग्यता, अंक करने की यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, आंकिक योग्यता, आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण योग्यता, ये सारी योग्यताएं, ये सारी योग्यताएं ऐसे ही अनेक जो है तत्व है, वह तत्व मिल करके वह जो है अलग से वह ये सभी जो है आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, ये सारी योग्यताएं ये अपने अपने आप में अलग अलग है। यह आंकिक योग्यता अलग है, शाब्दिक योग्यता अलग है, दिशा योग्यता अलग है, तर्क योग्यता अलग है, स्मरण योग्यता अलग है, ये सारे अलग हैं। इसी में और भी ले सकते हैं, तो भाषण योग्यता ले सकते हैं। अब ये सभी को आप रिलेट किससे करेंगे, आप इन सभी को आप रिलेट कर सकते हैं किससे, जितने भी लोब हैं, टेम्पोरल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब, ये सारे लोब हैं। इन सारे लोबों में सारे अपने अपने अलग है, अलग अलग है, बट वो सारे रिप्रेजेंट किसको करते हैं, वो सारे रिप्रेजेंट जो है वह करते हैं किसको, विशिष्ट, एक विशिष्ट मानसिक प्रक्रिया को, एक विशिष्ट मानसिक प्रक्रिया को जो है वह रिप्रेजेंट करते हैं। यही बात जो है उन्होंने बताने की कोशिश करी अपने बहुबुद्धि बहुकारक सिद्धांत में। चलिए यहाँ हो गए, यहाँ तक, तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। यहां से आगे चलेंगे तो बात करेंगे थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। अभी तक हमने पढ़ लिया क्या, अभी हमने पढ़ लिया एक कारक, द्विकारक और बहुकारक। एक कारक पढ़ लिया, द्विकारक पढ़ लिया और बहुकारक पढ़ लिया। एक कारक किसका था, तो बीने का था, द्विकारक किसका था, तो स्पीयरमैन का था, और बहुकारक किसका था, तो ये था थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक का हो गया, तो हम थर्स्टन को पढ़ते हैं। थर्स्टन का, थर्स्टन को पढ़ते हैं। चलिए, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। अब ये क्या है, इस सिद्धांत में क्या बात करी जाए, तो इसका सिद्धांत देने का काम किसने किया था, ये थर्स्टन जी ने। थर्स्टन जी जो है ये इसका इन्होंने देने का काम किया था, थर्स्टन जी हो गए। अब यह सिद्धांत जो है, यह समूह सिद्धांत कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं इसे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कारक, कारक विश्लेषण, कारक विश्लेषण सिद्धांत, कारक विश्लेषण सिद्धांत कहते हैं। अब इस सिद्धांत में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्राथमिक योग्यताएं, बुद्धि की प्राथमिक योग्यताएं वह कई समूहों में विभाजित होती है। बुद्धि की प्राथमिक योग्यताएं, बुद्धि की प्राथमिक योग्यताएं, इसको एक डायग्राम के जरिए समझेंगे। प्राथमिक योग्यताएं, बुद्धि की प्राथमिक योग्यताएं
कई समूहों में विभाजित होती है। कई समूहों में विभाजित होती है। कैसे होती है विभाजित? विभाजित होती हैं, कई समूहों में विभाजित होती हैं। अब जिसके साथ में वो कार्य करती हैं, जिसके साथ में वो कार्य करती हैं उसी के साथ में वो मानसिक योग्यता बन जाती है। जिसके साथ में वो कार्य करती है उसके साथ में वह बन जाती है। चलिए यहाँ पे हम एक डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। डायग्राम डायग्राम को समझ लेते हैं। जैसे मानसिक योग्यता, एक मानसिक योग्यता है यहाँ पे, दूसरी मानसिक योग्यता यहाँ पे है, तीसरी मानसिक योग्यता यहाँ पे है, चौथी मानसिक योग्यता यहाँ पे है। अब ये मानसिक योग्यताएं अलग अलग रूपों में काम कर रही हैं। अलग अलग रूपों में काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? यहाँ पे एक एक कारक है, यहाँ पे एक चीज जुड़ा हुआ है, ये है बी, वर्बल। यहाँ पे वर्बल वी, ये वी के साथ में काम कर रही है। एक जो है ये डब्ल्यू के साथ में काम कर रही है, वर्ड के साथ में, और एक जो है एस के साथ में काम कर रही है, एस के साथ में। तो अब ये मिल करके ये वी डब्ल्यू एस से मिलकर के एक बन गया। वैसे ये अलग बनेगी। चलिए हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम और समझेंगे, और समझेंगे। तो मैंने बताया कि इसे क्या कहते हैं, कारक विश्लेषण भी कहते हैं। कारक विश्लेषण क्या? ये कारक, ये कारक, ये कारक, ये कारक मिलकर के एक मानसिक योग्यता बना दिया। ऐसे ही ये कारक, ये कारक, ये कारक मिलकर के एक मानसिक योग्यता बना दी। ऐसे ये कारक, ये कारक, ये कारक मिलकर के एक मानसिक योग्यता बना दी। ये कारक, ये कारक, ये कारक मिलकर के एक मानसिक योग्यता बना दी। यानी मानसिक योग्यताएं अलग अलग रूपों में अलग अलग कारकों से बन पा रही है। अलग अलग रूपों में अलग अलग कारकों से बन पा रही है। वही समझाने का काम ये कहते हैं कि समूह कारक, ये एक समूह में काम करते हैं। यानी एक मानसिक योग्यता एक समूह में काम करती है। ये सभी मिलकर के एक मानसिक योग्यता बनाते हैं। ये सभी मिलकर के एक मानसिक योग्यता बनाते हैं। ये सभी मिलकर के एक मानसिक योग्यता बनाते हैं। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। और तो बुद्धि का प्राथमिक योग्यता है, बुद्धि की प्राथमिक योग्यता कई समूहों में विभाजित होती है। ये क्या है? ये इसकी प्राथमिक योग्यता है। ये मानसिक योग्यता प्राथमिक योग्यता है, कई समूहों में विभाजित होती है। विभाजित होती है। प्राथमिक मानसिक, इसे इसे प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत भी कहा जाता है। इसीलिए इसे प्राथमिक प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, योग्यता सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी याद रखे रहिएगा आप कि इसे प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि इसके अलग अलग रूप इन्होंने बताए। यानी ये जो अलग अलग समूह है, ये समूहों को अलग अलग रूपों में इन्होंने, कुल अलग अलग रूपों में इन्होंने समूह बताए। कहीं कहीं 9 तत्व मिलते हैं इनके समूह में, तो कहीं 7 मिलते हैं, तो कहीं 8 मिलते हैं। अलग अलग रूप है जिसने अपना बना दिया समूह को। जिन लोगों ने जो जोड़ दिया वो उसके बन गए। तो अभी मैं यहाँ पे आपके सामने 9 चर्चा कर रहा हूँ। 9 9 है, वो 9 को हम यहाँ पे एक एक वर्ड से समझेंगे। 9 को हम एक एक वर्ड से समझेंगे, फिर मैं आपको इसको एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए, तो पहले को कहा गया वर्बल फ्लुएंसी। पहले को कहा गया वर्बल फ्लुएंसी। वर्बल फ्लुएंसी या वर्बल फैक्टर। चलिए हम वर्बल फैक्टर लिखते थे। वर्बल फैक्टर कहा गया यानी क्या? मौखिक तत्व। दूसरे को कहा गया स्पेशियल फैक्टर। स्पेशियल फैक्टर, इसको कहा गया क्या? स्थान संबंधी। ये हुआ मौखिक। चलिए मैं यही लिखते चलता हूं, ये स्थान संबंधी, स्थान संबंधी। और अगली बात करी गई तो इसमें कहा गया न्यूमेरिक फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर। तो इसको कहा गया अंक संबंधी, अंक संबंधी। फिर अब कहा गया शाब्दिक प्रवाह संबंधी। शाब्दिक प्रवाह मतलब वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी, शाब्दिक प्रवाह। फिर कहा गया कि स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति, मेमोरी फैक्टर, मेमोरी फैक्टर, स्मरण शक्ति।
ये सारे कारक हैं, ये सारे कारक है कौन से, ये इंडिविजुअल एक एक कारक है, एक एक कारक है जो मिल करके ग्रुप करके एक मानसिक योग्यता का निर्माण करते हैं। फिर कहा गया कि परसेप्चुअल फैक्टर, परसेप्चुअल फैक्टर प्रत्यक्षण शक्ति, प्रत्यक्षण शक्ति। फिर कहा गया कि इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक, निगमनात्मक, वही कहा गया डिडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग, तो इसको कहा गया आगमनात्मक। फिर कहा गया एक लास्ट में कहा गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। ये 9 हो गए, 9 9 कारक जो है वो बताए, 9 कारक बताए कि ये 9 मानसिक 9 जो कारक है, ये कारक क्या है, ये सभी मिलकर के एक समूह में मिलकर के जो है वह एक मानसिक योग्यता का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, चलिए अब यहाँ बात करती हो गया, अब यहाँ चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक मानसिक योग्यता किसने बताई, एक वर्बल को मिलकर के, वर्ड को मिलकर के, और किसको, स्पेशियल को मिलकर के, किसको मिला करके, एक वर्बल को मिला करके, एक वर्ड को मिला करके और एक स्पेशल को मिला करके एक मानसिक योग्यता बन गई कि कोई व्यक्ति जो है वो बोलने में या कोई व्यक्ति अपने आप को प्रोड्यूस करने में बहुत होशियार है, प्रोड्यूस करने में होशियार है, चाहे लिख करके चाहे बोल करके उसमें होशियार है, तो उसकी उसकी बुद्धि की क्षमता, मानसिक क्षमता उसमें है, उसमें है, तो एक मानसिक क्षमता इसकी हो गई। वहीं दूसरी मानसिक बताया गया मानसिक क्षमता क्या कहा गया, एक को कहा गया रीजनिंग करना, एक को कहा गया रीजनिंग करना, यहाँ पे आर बताया गया। फिर एक को जो है यहाँ पे इसको कहा गया न्यूमेरिक करना, न्यूमेरिक करना, यहाँ पे एन कहा गया, और वहीं एक को कहा गया एम, मेमोरी करना, मेमोरी करना कहा गया। अब इसको एक और कहा गया, ये वर्ड हो गया, ये वाला इसी मिल गया वर्ड। अब देखिए ये वाली किससे बनी, तो ये वाला 1 2 3, इसमें क्या है, तो ये एस है, एन है और आर है, स्पेशल, न्यूमेरिक और रीजनिंग। स्पेशल, न्यूमेरिक और रीजनिंग ऐसे करने से व्यक्ति में एक मैथ की क्षमता विकसित हुई, यहाँ पे बोलने की क्षमता विकसित हुई, वर्ड को प्रोड्यूस करने की क्षमता विकसित हुई, यहाँ पे न्यूमेरिक करने की क्षमता विकसित हुई। अब यहाँ पे ये क्या बना, यहाँ पे एक जो है एक एम एन और आर, एम एन और आर बन गया। यहाँ पे एम ये वाला, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, अगर हम करेंगे तो ये वाला चीज, ये देखिए एक ये इसमें भी है, ये है इसमें, ये है इसमें, तो ये मिलकर के बन गया, इसको क्या कहेंगे, ये मानसिक योग्यता क्या बन गई, तो न्यूमेरिक करना और क्या करना, यहाँ पे मेमोरी करना, मेमोराइज करना और न्यूमेरिक करना, ये भी एक मानसिक योग्यता बन गई। ऐसे अलग अलग, ये कहीं नहीं, अब ऐसे कई सारी मानसिक योग्यताएं अब ये सारे मिल करके ग्रुप में मिल करके एक मानसिक योग्यताएं बना सकते हैं। तो ये मैंने खाली एक एग्जाम्पल आपको बताया, इस एग्जाम्पल के जरिए मैंने खाली ये समझाने की बात करी है कि ये अलग अलग जितने 9 प्रकार के जो ये क्षमताएं हैं, ये क्षमताएं एक मानसिक क्षमता का निर्माण करती है, एक मानसिक क्षमता का ऐसे निर्माण करती है, और ऐसी एक नहीं, ऐसे एक नहीं, वह कई प्रकार की मानसिक योग्यताएं बन सकती हैं, और वह मानसिक योग्यताएं समूह में आती हैं, 1 2 3 मिल करके जो है एक मानसिक योग्यता का निर्माण करती है। यहाँ पे ये वाले, ये सभी मिलकर के, ये सभी मिलकर के, ये 3 मिलकर के एक मानसिक योग्यता का निर्माण कर सकते हैं, ये 3 मिलकर के एक मानसिक योग्यता का निर्माण कर सकते हैं, ये मिलकर के एक मानसिक योग्यता का निर्माण कर सकते हैं, या ये सभी मिलकर के एक मानसिक योग्यता का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे जो है ये ग्रुप में आकर के मानसिक योग्यता का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा समूह कारक सिद्धांत, यानी बुद्धि का निर्माण जो है मात्र एक कारक से नहीं होता है, बुद्धि का निर्माण एक कारक से नहीं होता, उसमें कई सारे कारक जो है मिल करके आते हैं। एक ने तो कहा असंख्य कारक, एक ने कहा एक कारक, एक ने कहा 2 कारक, और एक ने कहा समूह में आते हैं, समूह में आकर के जो है वो बुद्धि का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये थर्स्टन जी जो है ये उसको समूह कारक सिद्धांत बताते हैं, और उन्होंने 9 इसके कुछ शब्द, 9 जो है उसके वो बताए, इन्होंने 9 समूह तत्व के कुछ तत्व बताए, 9 तत्व। ये 9 तत्व क्या है, एक तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व, ये सारे तत्व हैं, ये फैक्टर है, ये फैक्टर मिलकर के एक समूह में आकर के बनाते हैं, एक समूह में मानसिक योग्यता का निर्माण करते हैं, समूह में मानसिक योग्यता का निर्माण करते हैं। और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्राथमिक, उसे कहा जाता है प्राथमिक मानसिक योग्यता, यानी प्राथमिक मानसिक योग्यता के अंदर ही ये सारे जो है 9 में से एक एक तत्व, 2 3 तत्व मिलकर के आते हैं और एक प्राथमिक मानसिक योग्यता का निर्माण करते हैं, उसे प्राथमिक मानसिक योग्यता का निर्माण करते हैं। वही प्राथमिक मानसिक योग्यता क्या करती है, उसकी एक स्किल का निर्माण करती है, एक जाकर के उसी के अंदर में जाकर के बनता है। जैसे पीछे कहा गया था कोई टीचर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो उसी मानसिक योग्यता के आधार पर उसके अंदर वो क्षमता का निर्माण होता है। तो ये किसने बताया, थर्स्टन ने बताया, समूह कारक सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं थर्स्टन के बाद
इन्होंने जी फैक्टर की, वो उन्होंने क्या करी, जी फैक्टर जो जनरल फैक्टर है उसकी इन्होंने उपेक्षा करी। उपेक्षा, जी जी फैक्टर मतलब क्या। अब इसमें ये एक चीज इसको ध्यान करने की जरूरत है। इन्होंने जो जनरल फैक्टर है, जनरल फैक्टर मतलब क्या, जो आनुवांशिक है, जनरल फैक्टर, इन्होंने जनरल फैक्टर की उपेक्षा करी है। इन्होंने कहा कि जनरल फैक्टर नहीं होता है, ये जितनी मानसिक क्षमता होती है उसी मानसिक क्षमताओं के आधार पे बच्चे के अंदर में ये जो अलग अलग कारक होते हैं, अलग अलग कारक मानसिक क्षमताओं का निर्माण करते हैं। तो ये जी फैक्टर जो है वो नहीं मानते हैं कि कोई जी फैक्टर नाम का भी कोई चीज होती है, ये इसको नहीं मानते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत ये लास्ट है, पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो है, क्योंकि अगर सब थियरी एक ही दिन पढ़ लेंगे तो सब मिक्सिंग हो जाएगी और आपको याद नहीं रहेगा। ये इतनी यहाँ तक ही तो आसान थी, इसके बाद थोड़े से टफ आएंगे और इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आएगा। अभी तो इसमें एक, किसी में एक कॉन्सेप्ट था, किसी में दो कॉन्सेप्ट था, किसी में तीन कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्टों के आधार पे आपको इतना याद रहेगा तो आप आगे की थियरी को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो अब हम समझते हैं, अब हम समझते हैं पदानुक्रमिक, वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत, वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक का मतलब होता है हायरार्किकल। पदानुक्रमिक का मतलब होता है हायरार्किकल। जैसे जैसे मेरे मेरे दादा थे, मेरे दादा थे, मेरे दादा के चार बच्चे थे। अब चार बच्चों के बच्चे हुए। अब उसके बाद इनके बच्चे हुए, इनके बच्चे हुए, ऐसे। अब ये, अभी क्या हुआ, ये एक हायरार्की में नीचे की तरफ आता हुआ, बढ़ता हुआ चला गया। अब ऐसे ही इसी रूप में बुद्धि का भी निर्माण होता है, इसी रूप में बुद्धि का भी निर्माण होता है। इसे इसे ही कहते हैं हायरार्की रूप में आना। इसे हायरार्की रूप में आना कहते हैं। इसे, इसको कहते हैं क्या, पदानुक्रमिक। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से क्रमिक रूप में आना, पद के क्रमिक रूप में आना, उसे कहते हैं पदानुक्रमिक या हायरार्किकल, हायरार्किकल स्टेज। तो हायरार्किकल स्टेज में जो है ये बताते हैं, वर्णन जी कहते हैं कि बुद्धि जो है वो हायरार्किकल स्टेज में आती है। कैसे आती है वहां पे चर्चा करें। इतना तो आप समझ गए, इतना तो आप समझ गए। हम इसको समझते हैं कि ये हायरार्किकल स्टेज में आती कैसे है, कैसे आती है, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए तो बात करते हैं इसको, इसको देने का काम फिलिप, इनका पूरा नाम है फिलिप बर्नन। इनका पूरा नाम है, इनका फिलिप बर्नन, फिलिप वर्नन। फिलिप वर्नन जो है ये, इसका सिद्धांत देते हैं फिलिप वर्नन जी, जिन्होंने जिन्होंने बर्ट के साथ में, फिलिप वर्नन ने बर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक, बर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक के साथ मिलकर, के साथ मिलकर 1960 में, 1960 में ये वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। 1960 में वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। ये कहते हैं कि, ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर में, व्यक्ति के अंदर में मानसिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं, व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के अंदर मानसिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं पदानुक्रमिक के रूप में आती है, पदानुक्रमिक रूप में आती है, पदानुक्रमिक रूप में आती है। कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर मानसिक योग्यताएं पदानुक्रमिक रूप में आती हैं, पदानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं, पदानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित होती है। वो पदानुक्रमिक रूप को इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि ये कैसे होती है। इन्होंने पहले इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो जनरल फैक्टर होता है, ये कैसे होती है, ये कहते हैं क्रमशः, या वह व्यवस्थित रूप में होती है तो कैसी होती है, क्रमशः, क्रमशः कैसी होती है, तो कहते हैं जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर होता है। फिर ये कहते हैं, ये जनरल फैक्टर होता है। फिर ये कहते हैं कि एक मुख्य समूह कारक यानी मेजर ग्रुप फैक्टर होता है, मेजर ग्रुप फैक्टर। फिर कहते हैं कि उसके बाद ये कहते हैं कि एक लघु समूह कारक होता है, जिसे कहते हैं माइनर ग्रुप फैक्टर,
माइनर ग्रुप फैक्टर। और उसके बाद कहते हैं कि एक जो है वह स्पेसिफिक ग्रुप फैक्टर होता है। यह कहते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप फैक्टर एक विशिष्ट विशिष्ट कारक होता है, इसमें स्पेसिफिक फैक्टर होता है। अब ये चार ग्रुपों में ये बताते हैं, चार ग्रुपों में बताते हैं। अब चार ग्रुपों में ये कहते हैं कि ये चार ग्रुपों में आते हैं। चार ग्रुपों में कहते हैं कि सामान्य कारक जो है, ये सामान्य वाला कारक, ये कारक को ये दो रूपों में बताते हैं। ये इस कारक को, सामान्य कारक को ये दो समूह में बताते हैं। एक को कहते हैं WVED, एक को कहते हैं VED, एक को कहते हैं VED और दूसरे को कहते हैं KM। एक को कहते हैं VED और दूसरे को कहते हैं KM। VED का मतलब क्या हुआ? तो VED का मतलब कहते हैं कि वर्बल एजुकेशनल एबिलिटी, इसे कहते हैं वर्बल एजुकेशनल एबिलिटी, वर्बल एजुकेशनल एबिलिटी कहते हैं। और केएम को कहते हैं क्या? काइनेस्थेटिक। केएम को कहते हैं क्या? इसको काइनेस्थेटिक मैकेनिज्म, काइनेस्थेटिक मैकेनिज्म, काइनेस्थेटिक मैकेनिज्म, ये इसको कहते हैं, केएम कहते हैं। अब इसको जो है एक एक रूप में, एक हायरार्की रूप में ये प्रस्तुत करते हैं, हायरार्की रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर यहां तक हो गया तो मैं यहीं पे ले लेता हूं, फिर इसको मैं समझा लूंगा इसमें। चलिए पहले तो ये पहले समझ लेते हैं कि वर्णन जी क्या कहते हैं। तो वर्णन जी एक पदानुक्रमिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत में वो कहते हैं कि ये क्रम के अंतर्गत आता है, क्रम में ये बैठता है, क्रम में बैठता है। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो जनरल फैक्टर आता है। सबसे पहला जो दादा थी वो जनरल फैक्टर, वो दादा जो थे, मैंने कहा था दादा, तो दादा को इन्होंने कहा जनरल फैक्टर। अब जनरल फैक्टर के अंदर में, जनरल फैक्टर के अंदर में एक VED आएगा, एक KM आएगा, एक VED आएगा और एक KM आएगा। अब फिर उसके बाद VED और KM में, VED और KM में क्या आएगा? तो VED और KM में कह रहे हैं कि उसके बाद एक मेजर ग्रुप फैक्टर आएगा, एक माइनर ग्रुप फैक्टर आएगा और स्पेसिफिक ग्रुप फैक्टर आएगा। ये बताते हैं। चलिए समझ लेते हैं क्या है, समझ लेते हैं। अब यहाँ पे अगर ये आपने कर लिया हो तो हम कहीं एक जगह ले लेते हैं। चलिए यही ले लेते हैं तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इतने में मैं कोशिश करूंगा समझा दूं। ये फैक्टर मैं हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बस यही F लिख देता हूं, हमारी जगह थोड़ी बच जाए। ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया F और यहाँ फैक्टर पूरा लिख देता हूँ ताकि पूरी जगह। चलिए मैं, हमको इतने में इनका पूरा ग्राफ समझना है, इतने में पूरा ग्राफ समझना। चलिए समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। यही सारे पॉइंट इसमें आएंगे जिसको कहेंगे पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसे कहेंगे पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो सबसे पहले कर लेते हैं सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी। सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता जिसको कहते हैं क्या? जनरल, जिसे कहेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। ये हो गया पहला वाला, पहला वाला हो गया। अब इसके दो भाग उन्होंने बताए थे, VED और KM। इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं, तो इसके दो भाग ले लीजिए, इसके दो भाग ले लीजिए। एक भाग हो गया यहाँ और दूसरा भाग हो गया यहाँ। तो एक को कहेंगे क्या? एक को कहेंगे VED, VED, VED को क्या कहेंगे? ये VED को कहेंगे वर्बल एजुकेशनल एबिलिटी, वर्बल एजुकेशनल एबिलिटी। और एक को कहेंगे, हाँ चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं शाब्दिक शाब्दिक सांख्यिकी, शाब्दिक सांख्यिकी क्षमता, शाब्दिक सांख्यिकी, शाब्दिक सांख्यिकी शैक्षिक क्षमता, शैक्षिक क्षमता यानी इसमें सभी आता है नाम तो VED, बट इसमें एजुकेशन के साथ में वर्बल एजुकेशनल और न्यूमेरिकल सब आता है। वर्बल एजुकेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूरी आती है इसमें। तो इसको कहते हैं शाब्दिक सांख्यिकी और शैक्षिक क्षमता। फिर उसके बाद आता है KM, KM को कहेंगे क्या? क्रियात्मक यांत्रिक, क्रियात्मक यांत्रिक। ये हो गया। अब इसके तहत जो अलग अलग होते हैं, अब इसमें भी अलग अलग रूप होते हैं, इसमें भी अलग अलग रूप होते हैं। इसके सभी के अलग अलग रूप हैं, 1 2 3। अब ये अलग अलग रूप है, तो अलग अलग रूपों में क्या होगा? तो अलग अलग रूपों में शाब्दिक सांख्यिकी,
इसके होंगे शाब्दिक, शाब्दिक, सांख्यिकी, और क्या यहाँ पे ले सकते हैं वो शैक्षिक, शैक्षिक। अब इसके भी क्या है, इसके अलग अलग रूप होंगे, इसके अंतर्गत अलग अलग रूप होंगे, इसके अंतर्गत अलग अलग, इसके अंदर। अब ऐसे ही इसके अंदर ये भी आएगा तो यहाँ भी इसके अलग अलग होंगे, इसके भी अलग अलग होंगे, शैक्षिक के अलग अलग होंगे। ऐसे क्रियात्मक में, क्रियात्मक की तरफ बढ़ते हैं तो क्रियात्मक में क्या होगा, तो क्रियात्मक से अंदर आएगा तो क्रियात्मक के अंदर में क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा यांत्रिक और अंतरिक्षिक, यांत्रिक और अंतरिक्षिक, यांत्रिक और अंतरिक्षिक। इसमें भी अलग अलग बनेंगे, इसे भी अलग अलग बनेंगे, इसमें भी अलग अलग बनेंगे और इसमें भी अलग अलग बनेंगे। ये अलग अलग बन सकता है, इसके और भी रूप हो सकते हैं, इसके और भी रूप हो सकते हैं। अब ये देखिए कितना बन गया, कितना ग्रुप बन गया, तो 1 2 3 और 4, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप। ये चौथा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है जो स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक शाब्दिक में क्या बोलना है, शब्द में क्या बोलना है, कौन सा शब्द बोलना है, वाक्य बोलना है, शब्द बोलना है, किस तरह का बोलना है, तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। अब यह शाब्दिक हो गया, शाब्दिक हो गया तो क्या हो गया, शाब्दिक माइनर हो गया, यानी शाब्दिक माइनर हो गया। फिर उसके बाद मेजर, मेजर क्या है, ये मेजर है, शाब्दिक, सांख्यिकी, शैक्षिक और ये मेजर हो गया, ये मेजर हो गया। और सबसे जनरल क्या हो गया, जनरल हो गया सामान्य मानसिक क्षमता। सामान्य मानसिक क्षमता के अंदर में कुछ कुछ मेजर होंगे, कुछ माइनर होंगे, तो कुछ स्पेसिफिक होंगे। इस तरह से जो है उन्होंने कहा कि ये जो है क्षमता व्यक्ति के अंदर में विकसित होती है। तो हम इसको ले सकते हैं, कह सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे ये वाला रीजन, यहां से यहां तक का रीजन, यहां से यहां तक रीजन हो गया, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर इसको कहेंगे। ये वाले को कहेंगे, ये वाला रीजन को कहेंगे जनरल फैक्टर, और ये वाले रीजन को, ये वाले रीजन को कहेंगे क्या, मेजर ग्रुप फैक्टर, मेजर ग्रुप फैक्टर। और ये वाले ग्रुप को, जो ये वाला यहां से यहां तक का ग्रुप है, इतने से यहां से यहां तक को ग्रुप को कहेंगे क्या, इस ग्रुप को कहेंगे माइनर ग्रुप फैक्टर, माइनर ग्रुप फैक्टर। और जो सबसे लास्ट में है ये वाला ग्रुप जो है, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे स्पेसिफिक फैक्टर, इसको कहेंगे स्पेसिफिक फैक्टर। तो ऐसे ये चार ग्रुपों में इन्होंने बताया, चार ग्रुपों में बताया कि एक जो है वो सामान्य मानसिक क्षमता है, सामान्य मानसिक क्षमता जो जनरल मेंटल एबिलिटी है उसके तहत इसको उन्होंने दो बताया कि एक होता है वर्बल एजुकेशन एबिलिटी, दूसरा होता है काइनेस्थेटिक मैकेनिकल एबिलिटी। अब ये जो है इसको कह दिया इन्होंने क्या, इस चीज को कह दिया उन्होंने मेजर ग्रुप, इस चीज को उन्होंने कह दिया मेजर ग्रुप। अब मेजर ग्रुप हो गया। अब उसके बाद जब आगे आए तो ये वाला जो ग्रुप आया इसको उन्होंने कह दिया माइनर, माइनर मानसिक क्षमता है। फिर वैसे बाद जब बिल्कुल आए लास्ट में आए तो इसको कह दिया उन्होंने विशिष्ट मानसिक क्षमता है। तो ऐसे ही ये विशिष्ट मानसिक क्षमता है, बिल्कुल एक एक स्किल, छोटी छोटी स्किल को समझना, वो तो कहेंगे स्पेसिफिक, कहेंगे स्पेसिफिक चीज कहना, यानी क्या बोलना है। क क्या हुआ, स्पेसिफिक हो गया। क से काला, काला कौवा, काला कौवा। अभी क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक माइनर, काला कौवा। अब काला कौवा, काला कौवा की पूरी कहानी हो गई, तो पूरी काला कौवा की पूरी कहानी हो गई। तो कहानी हो गया क्या, ये हो गया एक मेजर। अब कहानी के ऊपर क्या कहा, क्या किस रूप में व्यक्त किया, तो शाब्दिक रूप में व्यक्त किया, और पूरा हमारी मानसिक क्षमता को हमने अभिव्यक्त किया। तो मानसिक क्षमता को अभिव्यक्त किया, वो हो जाएगा हमारा जनरल एबिलिटी। तो ऐसे ही जनरल एबिलिटी के तहत शाब्दिक सांख्यिकी क्षमता या क्रियात्मक यांत्रिकी क्षमता, जिसमें क्रियात्मक यांत्रिकी में जो हम करते हैं, जो हमारा हमारा शरीर जो हाथ पैर जो करता है, वो सब कुछ क्रियात्मक में आता है, वो यांत्रिकी में आता है। तो यह हो गया। फिर उसके बाद हम ये शाब्दिक सांख्यिकी और शैक्षिक रूप में अलग अलग रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होगा मेन, एक होगा मेन, उसके नीचे जो होगा मेजर, उसके नीचे होगा माइनर, और उसके नीचे होगा स्पेसिफिक। इस रूप में एक हायरार्की रूप में, एक पदानुक्रमिक रूप में बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास सब खाली एक जैसा कर दो, एक स्पेसिफिक है और एक जनरल है, ऐसे नहीं है। ये इन्होंने कहा, ये इन्होंने कहा, किसने कहा, फिलिप बर्नन और बर्ट ने, इन दोनों ने मिलकर के एक थियरी का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने कहा पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। यहाँ तो क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो आज हम इतनी थियरी लेते हैं, आज हम इतनी थियरी लेते हैं। हमने कितनी थियरी बताई, पहला हमने थियरी बताया किसका, बीने का, दूसरा हमने बताया स्पीयरमैन का, तीसरा हमने बताया थॉर्नडाइक का, और चौथा हमने बताया, चौथा किसका बताया, चौथा हमने बताया थर्स्टन का, चौथा हमने थर्स्टन को बताया, और पांचवा हमने बताया इसका वर्णन का। तो आज हमने पांच थ्योरी पढ़ ली। पांचों थ्योरी को चलिए एक एक लाइन में यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला था बीने, दूसरा था स्पीयरमैन,
स्पीयरमैन, तीसरा था थॉर्नडाइक, चौथा था थॉर्नडाइक के बाद कौन थे? थर्स्टन, और पांचवा कौन थे? पांचवा ये वर्नन। इनका एक कारक, इनका द्विकारक, इनका एक कारक, इनका द्विकारक। थॉर्नडाइक का क्या? समूह, और थर्स्टन का समूह बहुकारक। ये था बहुकारक, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, समूह कारक। और ये वर्णन का क्या? पदानुक्रमिक। तो इस तरह से भी अगर प्रश्न आए तो आप यह बता सकिएगा कि बीने ने एक कारक सिद्धांत दिया, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया, थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया, और वर्णन ने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। इसमें एक कारक की एस खाली जी फैक्टर की बात होती है, इसमें खाली जी फैक्टर की बात होती है, इसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों की बात होती है। इसमें कहते हैं कि जो मानसिक क्रियाएं है वो मानसिक क्रियाएं बस एक काम से नहीं होती है, उसके अंदर असंख्य क्रियाएं होती हैं, और असंख्य क्रियाओं के जरिए व्यक्ति अपना सोच और सब कुछ विकसित करता है, अपना बुद्धि का विकास करता है। वही थर्स्टन जी क्या कहते हैं? थर्स्टन जी कहते हैं कि समूह में होता है, उन्होंने 9 तत्व बताए, उन्हीं 9 तत्वों में से अलग अलग समूह में व्यक्ति अपना जो है उसका बुद्धि उसकी विकसित होती है, बुद्धि बनती है। वहीं बर्नन जी क्या कहते हैं? बर्नन जी कहते हैं कि बुद्धि जो है एक हायरार्की रूप में आती है, एक क्रमानुक्रमित रूप में आती है। तो एक पहले होता है, तो पहले जनरल होता है, एक जनरल ग्रुप होता है, फिर उसी के अंदर एक मेजर ग्रुप होता है, उसी के अंदर एक माइनर ग्रुप होता है, और उसी के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है। तो जनरल, मेजर, माइनर और स्पेसिफिक ग्रुप को बताने का काम बर्नन ने किया। इतना पूरा सिद्धांत जो है, आज मैंने 5 सिद्धांत आपको यहाँ पे समझाए, और साथ साथ में मैंने आपको आज बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक भी मैंने यहाँ पे स्पष्ट किए। चलिए, यहाँ तक हो गया तो हो गया। तो अब यहाँ से हम कुछ प्रश्न लेते हैं। अगर आपके भी कोई प्रश्न होंगे तो हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं।